Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Nabil Ahmad and I am from Department of General History from Sindh University of Zamsoro. So today we will discuss about why is one of the world's richest regions in resources facing ongoing conflict and unrest. And we will explore the complexities of the Balochistan issue from its historical roots to its current implications. And by the end of this lecture, you will have a deeper understanding of the historical, political, and social dimensions of the Balochistan issue, enhancing your awareness of a region that's often overlooked but crucial in global discussion. So let's get started. Now, Balochistan is the biggest province of Pakistan, comprising nearly half of the Pakistan's area, but with only 5% of the Pakistan's population. अब वो एरिया वाइज से तो काफ़ी बहुत सब सूबों से पाकिस्तान के सब सूबों से काफ़ी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज वो सबसे छोटा एंड वो बलूचिस्तान जो है गैस, कॉपर और सोने जैसी कुदरती वसाइल से भी माला माल है। अगर हम देखें तो गैस जो है वो 1952 में हमें जो है वो सिब्बी के एरिया में डिस्कवर हुआ था, और कॉपर के अभी तक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं बलूचिस्तान में काफ़ी सारे, जिनमें से हमको काफ़ी मिनरल्स मिल रहे हैं। बट डिस्पाइट बीइंग ब्लेस्ड विथ सच रिसोर्सेज, बलूचिस्तान इकोनॉमिकली काफ़ी जो है वो बैकवर्ड प्रोविंस है, और स्ट्रेटेजिकली भी अगर देखें तो वो अरबियन सी के साथ जो है वो तवील साहिल भी रखता है। Now, unfortunately, the province has remained a victim of neglect of federal government. अब फेडरल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से जो है वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं, वहाँ के जो वडेरे जैसे बोलते हैं, तो वो ओवर पावर हो जाते हैं। वो उनका जो उनका दिल चाहता है वो करते हैं। तो इसी की वजह से बलूचिस्तान इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, and as much as 47% of the population lives under poverty line. अब आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान की जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही है। वहाँ पर ज़िंदगी के सहूलियात नहीं हैं, और वहाँ पर इन टोटल 26.6% जो बलोच लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात को पढ़ाया जाता है, औरतों और बच्चों को वहाँ पर इतने जो है नहीं दी जाती इम्पोर्टेंस। So resultantly, the Baloch people have a deep sense of alienation. अब from the very beginning, बलोचिस्तान में बलोच लोगों में मरहूमी का गहरा एहसास पाया जाता है, और वो तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार है। यानी वो एक डीप सेंस ऑफ डिप्रीवेशन शो करते हैं कि हमें क्यों जो है निगलेक्ट किया जाता है। हम भी तो एक इस मुल्क का हिस्सा हैं। तो जब भी वहाँ पर नेशनलिज्म की बात आती है तो वो सबसे पहले वो प्रोटेस्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ एलियनेशन शो करते हैं। तो यही वजूहत है वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो भागी हो जाते हैं, और वहाँ पर टेररिज्म जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। एंड बलूचिस्तान नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर अब्दुल मलिक, अब उसने 2013 में ये क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि बलोचों में जो डीप सेंस ऑफ एलिनेशन और डिप्रीवेशन मिलता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पर जो गुमशुदा अफराद और बर्बादशुदा लाशें जो मिलती हैं वो सूबे के सामने सबसे बड़े मसाइल हैं। एंड नाउ वन सच इनिशिएटिव इज़ आगाज़े हुकूक बलूचिस्तान, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ। अब अगर बलूचिस्तान की रिकॉग्निशन की बात करें तो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बलूचिस्तान प्रोविंस 1970 के बाद बना, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है पूरे हुकूक नहीं दिए गए, उनको कोई भी राइट्स जो है मुकम्मल तौर पर नहीं दिए गए। अब जब 2009 में जब
पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो यूसुफ रज़ा जिलानी जो है वो एक इनिशिएटिव आगाज़ हुकूक के इनिशिएटिव लेते हैं ताकि जो है बलूचिस्तान बलोच लोगों में जो रिसेंटमेंट है और जो उनका अनरेस्ट है वो उसको एड्रेस किया जाए ताकि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। लेकिन हमेशा की तरह ये एक डॉक्यूमेंटेशन तक ही रह गया, एप्लीकेशंस तक ही रह गया, उसकी कोई मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती थी तो वो बलूचिस्तान के ट्राइबल लीडर्स और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनों में कंट्रोवर्सीज हो जाती थी, तो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसी की वजह से बाद में तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो कहते हैं कि गुम हो गई। तो इसके बाद 2010 में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसको NFC अवार्ड्स कहते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स। तो इसमें ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के बीच में जो हुकूकों पर बात चल रही है तो उसको कैसे भी करके जो है एड्रेस किया जाए उन। तो ये इसमें ये था कि it was the best initiative from the side of फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें ये था, पहले जो है क्या होता था कि बलूचिस्तान हर प्रोविंस को उसके एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज उनको जो है इकोनॉमिक में शेयर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि हर प्रोविंस की एरिया जितनी उसकी एरिया होगी और जितना उसका शेयर होगा इकोनॉमिकली, जितनी मिनरल्स रिसोर्सेज हमें मिलेंगे उस हिसाब से जो है इनको शेयर दिया जाएगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान शेयर रोज फ्रॉम 5.11% टू 9.9%। इस एक और भी बलोचों का किराया रहा है कि हमें पाकिस्तान आर्मी में रिक्रूट नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये बलोचों की जो है इसको भी ख़त्म किया। तो ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स द आर्मी हैज़ रिक्रूटेड थाउजेंड्स ऑफ बलोच। अब 3 सालों में उन्होंने हज़ारों बलोचों को जो है अपने कैडर और ऑफिस में उन्हों को जो है रिक्रूट किया है एज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। तकरीबन कहा जाता है कि 10,000 से ज़ायद जो है रिक्रूटमेंट्स हुई हैं बलोचों की कुछ सालों में। तो अब अगर हम ट्रेस करें कि मेजर काजेज़ क्या हैं बलूचिस्तान इशू के, ये तो हमें जो अपेरेंट काजेज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन रूट काजेज़ को अगर हम ट्रेस करें तो वो फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1948 में जो होती है वो खान ऑफ कल्लात इंडिपेंडेंस के बाद नहीं चाहता था कि जो है उसकी जो एक्सेशन हो पाकिस्तान में। तो अब अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है 1947 में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, अब अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनको ये इख्तियार थे कि वो जो चाहें, अगर चाहें पाकिस्तान में एक्सीड हो या चाहें इंडिया में एक्सीड हो, लेकिन कल्लात जो है वो नहीं, ना ही पाकिस्तान में एक्सीड होना चाहता है ना ही इंडिया में। अब उस वक्त इन टोटल 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उनमें से 3 जो है वो एक्सीड कर लेते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कल्लात जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो इसी वजह से अप्रैल 1948 में मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान आर्मी को भेजती है कि उसको जो है तो उस पर दबाव डालें ताकि वो जो है एग्रीमेंट, एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन करें, वरना उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो मीर अहमद यार खान एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन करता है, लेकिन एक शर्त पे, वो शर्त ये होती है कि वो कहते हैं कि हमें पूरे हुकूक दिए जाएंगे। लेकिन वो क्या होता है कि उनको बाद में कोई भी हुकूक नहीं मिलता। तो इसी वजह से जो है एक बिटर रिसेंटमेंट जो है वो जन्म लेती है। तो यही रीज़न है कि अभी आज तक जो है बलूचिस्तान इशू चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द बलूचीज, जिसके नताइज अभी तक चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं BLA जो अभी बलोच लिबरल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो अभी स्टेट वर्सेस बलोच सिचुएशंस जो अभी चल रही हैं।
अब मीर अहमद यार खान तो एक्सीड कर लेते हैं, लेकिन उसका जो भाई होता है अब्दुल करीम खान, वो चाहता है कि मैं ये स्ट्रगल जारी रखूँगा। तो वो अफ़गानिस्तान चला जाता है और वहाँ से एक गुरिल्ला वारफेयर जो है जारी करता है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। तो अगर देखें तो 1948 में प्रिंस अब्दुल करीम खान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान से। वहाँ की जो भी पार्टीज़ हैं, जैसे कि नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़, कलात स्टेट नेशनल पार्टी, बलोच लीग एंड बलोच नेशनल वर्कर्स पार्टी, इन सबको मर्ज करके एक ग्रेटर बलूचिस्तान मूवमेंट जो है वो शुरू करते हैं। And the prince was a member of the royal family and the former governor of the Makran province. अब जो है अगर हम सेकंड कॉन्फ्लिक्ट देखें तो वो 1958 में स्टार्ट होती है, जब अयूब खान जब 1955 में वो वन यूनिट पॉलिसी, वन यूनिट स्कीम चलाते हैं। वन यूनिट बेसिकली जो है वो जो 4 प्रोविंस है उनको मर्ज करके एक वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाता है, तो और उसे वो वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता है और ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश। अब पाकिस्तान में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो इसी की वजह से बलोचों में एक रिसेंटमेंट फिर पैदा होती है कि हमें जो है पहले इंडिपेंडेंट का बोला गया था, तो वो भी हमें नहीं मिला और हमें पाकिस्तान में जो है मर्ज किया गया। अब उसके बाद हमें ज़ायद 3 सूबों में जो है मर्ज किया गया और हमारी जो बलोच आइडेंटिटी है वो उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसी के बाद जो है वो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट होती है 1958 से 1949 तक, जो कि नवाब नौरोज़ खान शुरू करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ये एक आम सी प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें आर्मामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ओवर थ्रू द रूल ऑफ अयूब खान शुरू होती है अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब नौरोज़ खान जब रिसेंटमेंट शुरू होती है तो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान फोर्सेस को भेजती है। तो जैसे ही फिर जो है नवाज नौरोज़ खान और आर्मी के बीच में आर्म्ड क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो जब इसी की वजह से जो है उसको फिर ख़त्म हो जाती है जब जंग। तो नवाज नौरोज़ खान को जो है कैप्टिविटी में रखा जाता है और उसको हाई ट्रीज़न की सज़ा के तौर पर जो है उसको हैदराबाद जेल में बंद किया जाता है। तो इसके बाद जो है उसके 5 फैमिली मेम्बर्स जो थे, उसके बेटे और उसके भतीजे, उनको भी सब्सिक्वेंटली जो है उनको हैंग किया जाता है। और नवाब नौरोज़ खान भी कुछ वक़्त के बाद वहाँ पर जो है वो भी वफ़ात पा जाते हैं। तो ये बलोच की मज़ाहमत की तारीख़ में एक जो सबसे अहम लम्हा था। Now the third conflict, which started in 1963 till 69, was led by शेर मोहम्मद बिजरानी मरी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का खास ये था कि जब जनरल अयूब खान ने ये डिसीजन लिया कि वो नए मिलिट्री बेसिस बनाएगा, कहाँ की ट्रबल एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान में। अब बलोचों को ये लगा कि जो है ये अब हमारे यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाएंगे और हमें जो है माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। हालांकि यही रीज़न भी यही था कि वहाँ पर जो इंसर्जेंसीज हो रही थी बलूचिस्तान में, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम मिलिट्री बेसिस बनाएंगे ताकि जो है उन पर नज़र रख सकें। तो वहाँ पर एक रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है और शेर मोहम्मद बिजरानी मरी एक अपना पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशन है उनको रोकने के लिए, उनको रेजिस्ट करने के लिए एक टेक्टिक इस्तेमाल करते हैं, हिट एंड रन। तो गोरिल्ला वारफेयर तो वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो वो क्या करता है, हिट एंड रन की टेक्टिक्स इस्तेमाल करके क्या करते हैं वो, जैसे कि देखो रेलवे ट्रैक्स को उन्होंने बॉम्ब करके फिर वो जो है भाग जाते थे।
तो इसी की तहत पर जो पाकिस्तान आर्मी है वो रिटेलिएट करती है और जो मरी ट्राइबलेंट्स हैं और जो बुगटी ट्राइबलेंट्स हैं उनको जो है काफ़ी उनको तबाह कर दिया जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो इंसर्जेंसी है ये एंड होती है 1969 में, जब यहया खान 1 यूनिट को जो है वो अबोलिश कर देता है। तो बलोच भी उसके बाद जो है वो एग्री कर लेते हैं कि हाँ हम सीज़ फायर करेंगे। तो देखा जाए अगर जब पाकिस्तान आर्मी रिटेलिएट करती है तो काफ़ी सारे बलोच जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, सिविलियंस मिसप्लेस हो जाते हैं, उनको जो है एक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते। तो लाजिम की बात है, तो इसी की वजह से बलोच इश्यूज़ जो है अभी तक ऑन गोइंग है, अभी तक नहीं रुक रहा है। एक हेट्रेड जो है उसने जन्म ले लिया, तो अभी वो बिल्कुल जो है पीक तक पहुंची है जाकर। So this eventually led to the recognition of Balochistan as the 4th province of West Pakistan। जैसे कि मैंने बताया आज़ादी तो 1947 में हुई, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो प्रोविंस 1970 के बाद बना। अब चौथा तनाज़ा जो कि 1973 से 77 तक चला, जो कि नवाब खैर बख्श मरी ने शुरू किया। अब जो कि अहम पॉलिटिकल पार्टी जो थी, उन्होंने एक नेशनल अवामी पार्टी फॉर्म की 1972 में, एंड दे डिमांडेड मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर द एथनिक बलोच। बट अनफॉर्चुनेटली जब फरवरी 1973 में जब इनको इराकी सफारत खाने में हथियार मिले और पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ये हथियार बलूचिस्तान के बलूच गरीब बागियों के लिए थे। अब जिसकी वजह से भुट्टो ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया और गवर्नर राज नाफिज किया। सूबाई हुकूमत की बरतरफी कायम की, जिसने बड़ी तादाद में मरी BPLF ने मसलह बगावत को जन्म दिया। खैर बख्श मरी ने बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और मेंगल कबाइल के लोगों को मरकजी हुकूमत के खिलाफ गुरिल्ला जंग में शामिल किया। और कहा जाता है कि इस तनाज़े में तकरीबन 5000 बागी हलाक हुए, जबकि फौजी की जानिब से 300 अफराद की जानें ज़ाया हुई, जिसकी वजह से भुट्टो को 1977 में हटा दिया गया और ज़ियाउल हक ने आम माफ़ी का ऐलान किया और फौजी दस्ते वापस बुलाने का फैसला किया। Now, the fifth conflict from 2003 till date was led by Nawab Akbar Khan Bugti and Mir Balazs Murray. And the cause of this conflict was the same as General Ayub Khan Musharraf decisions to establish military bases in Balochistan. Now, in 2005 में जब बालाज 5 में बलोच रहनुमाओं ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने एक 15 नुकाते एजेंडा पेश किया, जिसमें सूबे के वसाइल पर ज़्यादा कंट्रोल, बलोच अक़लियत की हिफाजत और फौजी अड्डों की तामीर रोकने का मुतालबा शामिल था। In 2006, Nawab Akbar Khan Bugti, who was 79 years old, was killed in fighting with the Pakistan Army, in which at least said that at least 60 Pakistani soldiers and 7 officers were killed. अब अगस्त 2006 में 79 साला नवाब अकबर खान बुगटी पाकिस्तान फौज के साथ झड़पों में हलाक हो गए, जिसके नतीजे में कम से कम 60 पाकिस्तानी फौजी और 7 ऑफिसर हलाक हुए। पाकिस्तान हुकूमत ने इन पर हम धमाकों में अपने लोगों के कत्ल और सदर परवेज मुशर्रफ पर रॉकेट हमले के इल्जामात आयद किए। But it is said that the Pakistan Army wanted to nab him alive, but he blew himself up with explosives to avoid capture, which caused the heavy army casualties mentioned above.
कहा जाता अब है तो कि सबसे बड़ा इशू 2009 जो में बलूचीज बलूचिस्तान फेस कर के रहे हैं लोगों के वो है शिकायत के गवर्नेंस। हल के लिए प्रॉपर एक पैकेज का एडमिनिस्ट्रेशन ऐलान ना किया गया होने की जिसे वजह से वहाँ पर आगाज़े कोई लॉ एंड मुल्क ऑर्डर नहीं है, बलूचिस्तान कहा जाता है। और सरदारी 2012 सिस्टम जो में है आर्मी ऊपर के से वो सरबराह जनरल अपनी कियानी ने जो ऐलान मर्जी किया कि मर्जी तामीर से शुदा जो लोगों फौजी पर अड्डों को हुकूमत करते हैं, कैडेट कॉलेज में और ना तब्दील ही कोई प्रॉपर किया असेंबली जाएगा और के सेशन तकरीबन वगैरह 10,000 कुछ बलूच ऐसा नहीं होता। नौजवानों को मसलिह तो अफवाज जो भी में रिसर्च शामिल किया वगैरह गया। होती है उन पर भी जो है वो बाद के सरदारों का शहरी और फौजी फेडरल क़यादत ने ऊपर हैंडल होता है, बलूचिस्तान कंट्रोल होता है, के चेक एंड मसाइल को बैलेंस उन हल सरदारों करने का की होता है। कोशिश और हम की सोशो है, इकोनॉमिक लेकिन डेवलपमेंट देखें तो अभी वैसे भी ही लापता रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड अफराद, बैंक की तरफ से कि दहशत और कुदरती बलूचिस्तान वसाइल की पाकिस्तान के तकसीम जैसे सबसे मसाइल बैकवर्ड मौजूद हैं। प्रोविंस है। हर एक चीज़ में वहाँ पर कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है। सेंस ऑफ डिप्रीवेशन अगर देखें तो जैसे कि हमें पता है कि खेस हमें बलूचिस्तान से मिलती है, तो वहाँ पर अनइक्वल गैस डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से वहाँ पर लोगों में एजुकेशन पाई जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट उनके हुकूक उनको नहीं दे रही। अब मार्जिनलाइजेशन जो है कि अगर देखें तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी मार्जिनलाइज किया गया है और सरदारों की तरफ से भी मार्जिनलाइज किया गया है, तो इसकी वजह से उनमें एक लैक ऑफ कंपेटिबिलिटी पाई जाती है, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज और भी ट्रिगर होते हैं। अब हम अगर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट देखें तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी बॉर्डर्स हैं ईरान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वहाँ से जो तालिबान इंटर होते हैं और जो सिक्योरिटी है प्रोविंस की, तो उसको रिट ऑफ द स्टेट को जो है वो ब्रीच करते हैं। और टारगेट किलिंग्स अगर देखें तो वहाँ पर काफ़ी सारी कंजर्वेटिव ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर टारगेट किलिंग्स वैसे ही ज़्यादा पाई जाती हैं। Now, to address the long-standing issues in Balochistan, we must consider a multifaceted approach that addresses the underlying causes of unrest and ammunition. सबसे जो मेजर सजेशन है या वे फॉरवर्ड है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, वो ये है कि जो गवर्नमेंट का इशू है, मतलब पावर्स शुड बी ट्रांसफर टू द टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बलूचिस्तान। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है, वो भी उधर के बलोच लोगों को देना चाहिए, ना कि फेडरल गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करे। एनएफसी अवार्ड जो था, जो कि 7th एनएफसी अवार्ड था, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे जुडिशरी हो गई या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, वो उनको चाहिए कि वो जो पावर है उसको सही से रेगुलेट करें, ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रह सके। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि ईरान और अफगानिस्तान से आते हैं, या इनके बीच जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स जो चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको प्रॉपरली, ये जो मिसिंग पर्सन्स का केस है, जो इलीगल वे से लोगों को किडनैप किया जाता है या उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन में रखा जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको ऐसे इलीगल वे से अब्डक्शन में ना रखें, उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए। तो वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उन पर इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, और वहाँ पर जो जॉब कोटाज हैं उनको भी बढ़ाया जाए, और जो गवादर है वहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको इनकरेज किया जाए ज़्यादा। वन ऑफ द मेजर जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है उसको प्रिवेंट किया जाए, या हेल्थ यूनिट्स और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी जो है इस्टेब्लिश किया जाए। तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वहाँ पर इन्फेंट और हाई मोर्टेलिटी रेट्स हैं पूरे साउथ एशिया में। और उनमें जो फीमेल्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग या डॉक्टर्स में रिक्रूटमेंट दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ बन सके।
And also Baloch peoples should be recruited in the military and civil uh, services. एंड लास्टली जो है इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनकी